सेक्शन 2 पुलिस एक्ट का सेक्शन 2 बल का गठन। इसमें मसला इस बात का है कि पहले एक्ट बेयर एक्ट आप लोग पढ़ लो अपना अपना, लाओ कि नहीं लाओ? नहीं लाओ तो बता दो। द इंटायर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, पहला वर्ड याद रखना, इंटायर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट under a state government shall for the purpose of this act be deemed to be done police force and shall be formally enrolled and shall consist of such number of officer and men and shall be constitute in such manner as shall from time to time the order by the state government. Subject to the provision of this act, the pay and all other conditions of services, the member of the subordinate rank of police force shall be such as may be determined by the state government. यानी यहाँ पे पूरा का पूरा रोल किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, पूरा रोल स्टेट गवर्नमेंट का है। अब वो पुलिस बल का गठन करने के लिए चाहे तो जो भी क्वालिफिकेशन होती है निर्धारित कर सकता है, संख्या का भी निर्धारण कर सकता है, कितनी संख्या होगी, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे इंटरटेन करेगा इस एक्ट का। अगर मान लो बल का गठन करने में स्टेट गवर्नमेंट का रोल ना होता तो सेंट्रल एक्ट होने के कारण असुविधाएं होती या नहीं? क्या हम उस काम को, जिस काम को करने के लिए पुलिस एक्ट बनाए हैं, वो सफल हो पाता? जैसे आप लोगों को पता होगा कि यूएनओ पढ़ा है ना आप लोगों ने, यूएनओ में पुलिस फोर्स है। कहाँ पे? यूएनओ में पुलिस फोर्स है। यूएनओ में यानी क्यों बल वहां पे अल्टीमेटली आप सोचते रहना है, नहीं लेकिन सोचते रहना, मतलब नहीं है। अगर होती तो बहुत कुछ हो जाता, नहीं है। इस बल का गठन क्यों किया जाता है मैं यहां समझाना चाहता हूं। समझाना ये चाहता हूं कि अगर इस बल का हम गठन नहीं करेंगे तो हमारे जज साहब का ऑर्डर भी जो है ना वो दीवारों पे चस्पा कर दिया जाएगा फ्रेम करके, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए और अपराधी को कानून के तहत पकड़ के कोर्ट के पास ले जाने के लिए ये दो रोल इनको पे करना पड़ता है। बाकी शांति व्यवस्था तो सब ही है, यानी कोर्ट से संबंधित जो इनके काम होते हैं वो दो होते हैं। एक तो अपराधी को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करना, करवाना, लाना, ले जाना, और दूसरा क्या होता है कि जो ऑर्डर दिया जाता है इनको वो एग्जीक्यूट, यानी कोर्ट जो ऑर्डर देती है उसको एग्जीक्यूट करना है। अब आपका द हेग इंटरनेशनल कोर्ट है, ऑर्डर पारित करता रहता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। चाइना कहता नहीं करेंगे, कहता नहीं करेंगे, कुछ बल नहीं है ना उनके पास। बल होता तो तुरंत करते, करवाते नहीं। कहने का मतलब कि बल की जरूरत क्यों पड़ी हमको, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसके पीछे जो इसका पढ़ने का जो तरीका है, कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए हम लोग पहले इसका सिनॉप्सिस बनाते हैं। 6 पॉइंट में बनेंगे, एक पॉइंट छोड़ देना, 5 पॉइंट में बनाते हैं इसको। 5 पॉइंट में क्या बनाएंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ कंडीशन, यहाँ पे लिख लेना डिटर्मिनेशन, अभी हिंदी में भी लिखा था डिटर्मिनेशन ऑफ कंडीशन।
आप देखो इसको ऐसे जब लिखना तो कॉपी पे आगे जगह छोड़ देना, अभी इससे संबंधित हमको केस लॉ भी लिखाने हैं, तो इससे रिलेटेड जो केस लॉ होगा वो अभी हम लिखाएंगे। तो बोर्ड में तो हम कैसे भी खींच खाच के बना देंगे, लेकिन आप अपनी कॉपी पे उसको सुमेलित की तरह रखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर, किसका, ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक ऑफ पुलिस, ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ पुलिस, हिंदी में लिख लो पुलिस बल के अधीन, यानी पुलिस बल में निम्न पंक्ति के सदस्यों की सेवा शर्तों का आ, पुलिस बल के अधीन पंक्ति के सदस्यों की शर्तों का उदाहरण। दूसरा पॉइंट है क्लैरिकल, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसको क्लैरिकल मिनिस्ट्रियल, दूसरा पॉइंट है मिनिस्ट्रियल स्टाफ, साइड में आप लोग इसमें जगह नहीं इसलिए मैंने बना दिया ना, मिनिस्ट्रियल स्टाफ। चौथा, क्रिएशन ऑफ टेम्पोरेरी पोस्ट, क्रिएशन ऑफ टेम्पोरेरी पोस्ट, क्रिएशन ऑफ टेम्पोरेरी पोस्ट। नेक्स्ट है ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, कौन सा, अस्थायी पदों का सृजन, ये वाला ना, ये वाला, ये आप लिखिए सेवा समापन का आधार, ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, फिर कंपलसरी रिटायरमेंट, लास्ट में कंपलसरी रिटायरमेंट। अब आइए, इतनी बातें आपको देखना है, यानी राज्य सरकार के अधीन जितनी भी पुलिस बल होगी वो इंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोली जाएगी, यानी कि एक पुलिस का बल होगा, और जिसका हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, हेड ऑफ द स्टेट नहीं, प्रशासनिक उसमें, सरकारी उसमें मत जाइए, नहीं गवर्नमेंट में मत जाइए, स्टेट गवर्नमेंट तो हो ही गई ना, डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। ठीक है। अब यहाँ पे राज्य सरकार को पुलिस बल की सेवाओं के विषय में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनाने हैं, वो फोर्स के लिए, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो चाहे वो ऑफिसर रैंक का हो, ठीक है, सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट परमिटेड होती है। ठीक, जहां पर अपॉइंटमेंट अगर किसी एसपी ने किया है और ज्वाइंट एसपी ने उसको टर्मिनेट कर दिया है, तो क्या उसका टर्मिनेशन जो है वो वैलिड होगा? कुछ सवाल हम लोग इस पे भी करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूं इन ओवरऑल जितनी भी अथॉरिटीज होंगी, हमेशा याद रखना कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही किसी को डिसमिस कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। यानी कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वही आपको आपके पद से हटाएगी, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको वो नौकरी से निकाले। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है वहां पे? एसपी है। अब हटा कौन रहा है?
ज्वाइंट, तो ज्वाइंट है तो इसका मतलब कि नीचे है, वो उसने हटा दिया तो यहाँ पे उसका हटाना अवैध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये स्टेट ऑफ जितेंद्र नाथ पांडे का केस था 1978 का, उसमें ये बात कही गई थी। ठीक है, यानी कि जो नियुक्ति करता होगा, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, वही डिसमिसिंग अथॉरिटी है। वो ऊपर तो जा ही सकता है ना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर तो कोई भी जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो डिप्टी एस डीजीपी को हटाना, तो डीजीपी नहीं हटा सकता क्या? यहाँ पे एक सिद्धांत है कि जो अपॉइंटिंग उससे नीचे का नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी ना, कि हमने किया और आपने हटा दिया, बेइज्जती। लेकिन ऊपर वाला करेगा तो बेइज्जती नहीं होगी ना। आपका भाई आपके दो थप्पड़ मारे तो कैसा लगेगा, और आपके पापा मारे तो कैसा लगेगा? दोनों में अंतर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही समझा करो। ठीक है, कितना, कितने पॉइंट हुए? कंपलसरी, हिंदी वाले, अच्छा अच्छा। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो आप लोग। लिपिकी कर्मचारी, लिपिकी कर्मचारी, मोबाइल साइलेंट कर लिया करो। लिपिकी कर्मचारी, अस्थायी पदों का सृजन, अस्थायी पदों का सृजन, सेवा समापन का आधार, सेवा समापन का आधार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवा समापन। यानी ये जो पहला पॉइंट आपका है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द मेंबर सबॉर्डिनेट रैंक ऑफ द पुलिस, ये इसलिए है कि यहाँ पे जितनी भी सेवा संबंधी शर्तें होंगी, वेतन होगा, ठीक है, जो भी पनिशमेंट हो, जो भी चीजें होंगी, वो सब राज्य सरकार द्वारा डिसाइड की जाएगी। वो लाइन का ये मीन्स है। तो उस समय इतना सा एक्सप्लेनेशन है। जो डिटर्मिनेशन है, लाइन लंबी है लेकिन बात इतनी, जितनी भी सेवा शर्तें होंगी, वेतन से लेकर सब जितना भी होगा, वो सब डिसाइड करने का राइट किसको होगा? स्टेट गवर्नमेंट को होगा। ठीक है, मिनिस्टेरियल स्टाफ में दो तरह के लोग होते हैं। हाँ हाँ, वो अभी उसमें आएगा ना कि कौन होता है सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट में अमूमन जो सब इंस्पेक्टर के नीचे होते हैं। नहीं नहीं, वो सबॉर्डिनेट में वो नहीं, वो उसमें नहीं, वो नहीं आएगा इसमें, वो सबॉर्डिनेट नहीं होता है। ठीक है, सबॉर्डिनेट में एसआई रैंक के नीचे आते हैं। हाँ, नहीं नहीं, स्टेट वो डिप्टी एसपी यहाँ से आता है ना, ईसीएस से आता है ना। हाँ, इसमें तो वो स्टेट गवर्नमेंट, पूरा स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और उसमें भी होता है कि जो सेवा शर्तें होती हैं, जो जैसे सेंट्रल का, जैसे सीआरपीएफ वगैरह, अभी जैसे एविएशन वाला हम लोग देखेंगे ना, सिविल एविएशन वाला 2A जो जोड़ा गया ना, तो उसमें भी यही था कि जिसको इस नियम के अधीन रहना है। ठीक है, जैसे मान लो आप CIF में हो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आपको नियुक्त किया गया बमरौली एयरपोर्ट पे। ठीक है, किसी भी एयरपोर्ट पे। अब क्या हुआ कि ये जब 2A पारित तो लागू हो गया यहाँ पे, तो अब इसकी जिम्मेदारी चूंकि हमारे स्टेट में है, तो अब उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की हो गई। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी फोर्स वहां पे बल तैनात कर दिया। अब जो पुराने लोग हैं उनको ये कहा गया कि आपको मर्ज होना है तो मर्ज हो जाइए, 1 महीने का समय दिया गया है। और अगर भागना है, रिटायरमेंट लेना है, तो 3 महीने की सैलरी लो और निकल लो। ठीक है, तो ये सब उसमें होता है। तो जैसे मिनिस्ट्रियल क्लैरिक स्टाफ में जो है दो तरह के लोग होते हैं। पहला जो होता है असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी सहायक पुलिस उप निरीक्षक, जिसको मिनिस्ट्रियल बोलते हैं, एम में रहता है। दूसरा सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल रहता है। दो तरह के लोग होते हैं, यानी एक असिस्टेंट होता है और एक सब होता है। दोनों में रैंक जो होगी वो पुलिस उप निरीक्षक की होगी। अब पुलिस उप निरीक्षक तो जानते हो ना? हाँ, ASI एक होता है और एक SI होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। एक ASI होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है। अब इसकी रैंक भी आपको बताना, अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं इसकी रैंक क्या होती है। ठीक है, अब इनमें से जो दोनों ये
क्लर्क, चूंकि आप लोग गए होंगे कभी एफआईआर लिखवाने या जो भी करने गए होंगे, थानों में देखा होगा कि मिनिस्ट्रियल पूरा जो क्लरिकल स्टाफ पूरा रहता है ना, पूरा बैठा रहता है। तो वो कहाँ से किसके माध्यम से गवर्न होते, तो इन्हीं के माध्यम, जिसको आप लोग पीआरओ बोलते हो कभी कभी, है ना। पुलिस लाइन में भी होता है अमूमन, तो पुलिस लाइन में जो होता है वो पूरे जिले को कंट्रोल करता है कि किसको कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके ट्रांसफर करना है, क्या करना है। तो ये सारा जो क्लरिकल मिनिस्ट्रियल स्टाफ इसीलिए एडमिनिस्टर करता है, ये पूरा प्रशासन करता है पुलिस बल पे। ठीक है, तो इसमें से क्या ये लोग जिन जो है, क्या इनको जो एक होता है ना डिसिप्लिन फोर्स, तो हमारे जितना भी फोर्स होता है वो डिसिप्लिन फोर्स होता है, क्योंकि अनुशासन में चलता है। पुलिस वालों का अनुशासन में होना अति आवश्यक है। तो ये जो क्लरिकल यानी मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है, क्या ये भी उस डिसिप्लिन स्टाफ का पार्ट है या डिसिप्लिन फोर्स का पार्ट है? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे उदाहरण समझो। मिलिट्री में जब आप लोगों की भर्ती होती है तो उसमें किसी की धार्मिक गुरु के पद पे होती है, किसी की माली के रूप में होती है, माली समझ रहे हो ना, और किसी की नाई के रूप में होती है ना, नहीं सेवक के रूप में, किसी के सेफ के रूप में होती है ना। तो अब जितने भी लोगों की वहां पे नियुक्ति होती है, क्या वो सब सेना का पार्ट है? सब सेना के पार्ट नहीं, जरूरत पड़ने पर सबको भेजा जा सकता है, इसलिए उनको भी कुछ ट्रेंड किया जाता है। तो उसी तरह ये क्लरिकल जो स्टाफ है आपका, ये भी एक डिसिप्लिन फोर्स में आता है। जरूरत पड़ेगी तो, अभी शादी वर्दी में बैठे हैं, जरूरत पड़ेगी तो इनको वर्दी भी पहना के भेजा जा सकता है। बात समझ आ गई? ये हो गई। तीसरी इसमें एक था कि सुरेश चंद्र शर्मा बनाम स्टेट के मामले में ये कहा गया कि सहायक उप निरीक्षक को नियुक्त करने वाला अधिकारी पुलिस अधीक्षक नहीं बल्कि पुलिस उप महानिरीक्षक होगा। यानी कि पुलिस अधीक्षक कौन होता है? सुपरिटेंडेंट। ठीक है। सुरेश चंद्र शर्मा बनाम स्टेट, स्टेट बनाम स्टेट, अब स्टेट उत्तर प्रदेश, सुरेश चंद्र शर्मा बनाम स्टेट। ठीक है, तो यहाँ सहायक उप निरीक्षक की नियुक्ति करने वाला, भी इंग्लिश में लिखा देंगे, पहले समझ लो उसके बाद दिखाते हैं अभी। तो अब यहीं से मैच करना शुरू कर दो। इसमें तो आपको केसला नहीं मिला था ना, इसमें केसला नहीं मिला था, इसमें मिला आपको। मिनिस्ट्रियल स्टाफ में कौन सा केसला है आपका? सुरेश चंद्र शर्मा बनाम स्टेट। ठीक, क्या बात कही गई थी वो बता दिया मैंने। सहायक उप निरीक्षक को नियुक्त करने वाला अधिकारी पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं होगा, यानी कि ऊपर होगा। तो यानी ये नहीं करेगा बल्कि उप महानिरीक्षक करेगा। ठीक है, है? देखो, आईजी इसमें जो रैंक होती, पहले रैंक बता दें आपको तो समझते ना। डीजीपी। ठीक है, अब इसमें कुछ इधर कुछ बदलाव हुआ है। अभी जो ये कमिश्नरेट प्रणाली है कितने जिलों में लागू है? ये जो कमिश्नरेट प्रणाली है आपके साथ 6 जिलों में लागू है मेरे समझ से। अब इसको करंट अपडेट करना है, तो इसको आप लोग भी देख लेना अपने स्तर से, मैं व्यवस्था बता देता हूँ। ये डीजीपी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। फिर इसके बाद आपने नाम सुना होगा आईजी, फिर नाम सुना होगा डीआईजी, फिर नाम सुना होगा एसएसपी, फिर नाम सुना होगा एसपी, फिर नाम सुना होगा डिप्टी एसपी, फिर नाम सुना होगा एस एसओ, फिर नाम सुना होगा एसआई, है ना, फिर नाम सुना होगा एएसआई, फिर नाम सुना होगा बेचारा कांस्टेबल, उसमें भी हाँ, कांस्टेबल में भी हेड कांस्टेबल होता है। ठीक है, उसमें भी एक हेड कांस्टेबल। ये आपका हायरार्की है। अब इस हायरार्की में ये नहीं समझना है कि आईजी जो होते हैं इनका करीब 17 जोन में मेरे समझ से बटा हुआ है।
और डीआईजी का शायद 18 जोन में बटा हुआ है, ठीक है। सात सात आईजी होंगे 7 जोन में, मेरे 7 जोन है सर, इसका 7 जोन है। तो पूरा, हाँ पूरा पूरा जो स्टेट है वो 7 आईजी जोन में है, डीआईजी 18 जोन में है, ठीक है। ये अलग अलग रहता है उसमें, मतलब हर स्टेट का अलग अलग रहता है। तो अपना यहाँ का जो यूपी का है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ एसआई, एएसआई कांस्टेबल, एसएसपी का मसला फंस जाता है कभी कभी, आप लोग सोचते कि ये कौन सी रैंक होती है। फिर बाकी बहुत से होते हैं, नहीं डीआईजी में भी कई होते हैं, लेकिन ये हेड होते हैं, इसमें भी कई कई रैंक होती है, लेकिन जो मेन होता है वो, अब ये 18 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि 18 आपके कमिश्नरेट, वो है आपके कमिश्नर जो है, पूरा जो आपका उत्तर प्रदेश है वो कितने मंडल में बटा हुआ है, 18 मंडल में बटा हुआ है। तो अमूमन एक मंडल के लिए एक डीआईजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। तो ये आईजी बड़ा हुआ, डीआईजी छोटा हुआ, ठीक है। और अब हिंदी में इसको कैसे करोगे, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है हिंदी में। हिंदी है, पता है किसी को, किसी को नहीं पता। डीआईजी को क्या बोलते हैं हिंदी में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिदेशक, है ना, डायरेक्टर है। हाँ, डीजीपी। फिर इंस्पेक्टर जनरल, अब इंस्पेक्टर जनरल का क्या निरीक्षक, होगा, पुलिस निरीक्षक, महानिरीक्षक। महानिरीक्षक। जी। चलिए इसको हिंदी में कल हम बताएंगे आपको। हाँ, महानिरीक्षक होगा, फिर उप महानिरीक्षक होगा, फिर ये आपका एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होगा, फिर एसपी का जो होगा पुलिस अधीक्षक होगा, और फिर डिप्टी एसपी का पुलिस उप अधीक्षक होगा, ठीक है, जी। अधीक्षक, उप अधीक्षक, और फिर एसओ का, लोकेश अपना बंद करो, एसएचओ, माइक आपके वजह से इंटरप्ट हो रहा एसओ है। का क्या होता है, स्टेशन, हाँ, ठीक है। और फिर एसआई का सब इंस्पेक्टर होता है, और इसका अभी इंग्लिश में रखिए कि हिंदी में धीरे धीरे करके आ जाए, आईजी, आईजी, अभी, हाँ ये इसका अलग से जोन बनाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश को 7 जोनों में बांटा गया पहले, ठीक है। वो 7 जोनों के लिए ये डिपेंड करता है क्राइम के उस पे कि किस जोन में कितना क्राइम है, उसको जानने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वहां पे आईजी होता है। फिर उसका छोटा रूप जो होता है डीआईजी का होता है, तो घटता चला जाता है, छोटा छोटा होता है, ठीक है। पहला स्टेट, फिर 7, फिर 18, है ना, इस तरह से घटता चला जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। एसएचओ दरोगा, स्टेशन वो थाने का होता है, ठीक है, एक थाने का एक होता है, और एक थाने में कई एसआई होते हैं। उन कई एसआईओ में से कुछ को पुलिस चौकी दी जाती है, कुछ को ऐसे रखा जाता है, रिजर्व में रखा जाता है, जरूरत पड़ने पे मेला में या तमाम तरह की चीजों को लगाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में ये डिप्टी एसपी और हाँ सबऑर्डिनेट की तरह सब, ठीक है। अब आइए क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोस्ट। आवश्यकता पड़ने पर, जैसे भी मान लो कुंभ में जरूरत पड़ गई, तो कुछ टेम्परेरी पोस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, अस्थायी पद कर सकते हैं, और उनको सृजन करने के लिए पुलिस बल में शामिल कर सकते हैं, और सेक्शन 2 के तहत उनको परमिटेड कर सकते हैं। पुलिस बल के सभी रंग रूप प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जितनी भी अपॉइंटमेंट होते हैं सब टेम्परेरी ही होते हैं, ठीक है। प्राइमा फेसी जैसे होता ना कि अभी आपका अपॉइंटमेंट हो गया है तो 2 साल तक तो आप प्रोबेशन पे रहते हो, तो ये प्रथम दृष्टया इनकी जो नियुक्ति होती है वो टेम्परेरी ही होती है, ठीक है। नानकचंद बनाम स्टेट, नानकचंद बनाम स्टेट में
पुलिस बल में इस प्रकार की नियुक्तियां सामान्यतः अस्थायी तौर पर ही की जाती है, यानी कि जितना भी पुलिस फोर्स में जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगे सब क्या होंगे, टेम्पोरेरी होंगे। और टेम्पोरेरी होने का ये होता है कि अगर कहीं पर भी आपने मिसकंडक्ट किया तो आपको तुरंत बल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यही नानकचंद केस में हुआ था, थोड़ा सा मिसकंडक्ट किया पुलिस वाले ने, उसको तुरंत टर्मिनेट कर दिया। तो अभी बता दो, तो यहाँ पे पुलिस बल से एक अच्छे गुड कंडक्ट की उम्मीद की जाती है, अच्छे चरित्र की उम्मीद की जाती है, इसीलिए इनको आरंभता टेम्पोरेरी रखा जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, हटा भी दिया जा सकता है, अगर जरूरत पड़े तो मर्ज किया जा सकता है। वो सेक्शन 2 के तहत उनको स्थायित्व दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, क्योंकि वो क्रिएशन ही उसका टेम्पोरेरी हुआ है। हाँ, फॉर्मली एनरोल होते हैं। तो जब तक के लिए होगा, 6 महीने के लिए है, 7 महीने के लिए, जो भी ड्यूरेशन, ये तो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी व्यवस्था को किस तरह से मेंटेन करती है, टेम्परेरी करती है। जैसे अभी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल चल रहा है, तो अभी पुलिस फोर्स में कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं आया है, कुछ जगहों पे प्राइवेट सिक्योरिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल चल रहा है। जैसे आपको किसी अपार्टमेंट में जरूरत पड़ गई, शॉपिंग मॉल में जरूरत पड़ गई, तो ये स्टेट गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देती है। जैसे आप डीआईजी हो, आप रिटायर हो गए, अब बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, तो आप एक सिक्योरिटी उसका लाइसेंस ले लीजिए, कुछ रिटायर्ड आर्मी को के जवानों को या पुलिस वालों को अपने पास एनरोल कर लीजिए, उनको आप उनकी सेवाएं निश्चित कीजिए। भैया आप अब हायर करना है, एक वो होता है कि भैया हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल है, 10 लोगों की जरूरत है, 10 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, तो आपने उनके यहाँ अप्लाई किया, वो आपको 10 सिक्योरिटी गार्ड भेज देंगे। से जो सेवा शर्तें होंगी वो आपके उनके बीच में होंगी। उनको क्या दिया जाना है वो डिपेंड करता है डीआईजी के ऊपर, जो उसका मालिक होगा। ठीक है, अब उसमें भी उनका कुछ कमीशन होता है, बेसिकली ये होता है इसमें। तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर में भी सिक्योरिटी गार्ड काम करने लगे। ठीक है, तो वो लाइसेंस के तहत होता है, जैसे लाइसेंस लेने के बाद। फिर ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, स्टेट बनाम भूप सिंह, स्टेट बनाम भूप सिंह का केस था। इसमें ये कहा गया था कि पुलिस कर्मी की सेवा, वही जो मैंने कहा कि मिसकंडक्ट के आधार पर भी समाप्त की जा सकती है, और इस प्रकार से जो समापन होगा वो एज ए पनिशमेंट होगा, एज ए वो बन जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट माना जाएगा। तो ये सेवा समापन का आधार हो गया। फिर कंपलसरी रिटायरमेंट क्या होता है? अब्दुल अहमद बनाम पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश, अब्दुल अहमद बनाम पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश। डीआईजी लिखो तो पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने ये कहा था कि धारा 2 के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया नियम वो आपके टर्मिनेशन को, मतलब टर्मिनेशन का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, यानी कि धारा 2 के जो नियम कानून है वो आपको अगर टर्मिनेट किया जा रहा है दुश्चरित्रता के आधार पे या किसी और आधार पे, या आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है, या आप सेवा में नहीं रहना चाहते हो, है ना, तो एक तो होता है कि कंपलसरी हो जाता है कि एक वीआरएस होता है, वायलेंटली आप ले लो, और एक होता है कि नहीं, अगर ये चीज आपने किया तो हम कंपलसरी रिटायरमेंट कर देंगे। ऐसा होता है ना कि एक बार वार्निंग दे दिया, आप नहीं माने, दूसरी बार दे दिया नहीं माने, तीसरी बार। हाँ, ये कभी कभी होता है कि जो जब वही बताया ना, जैसे आपको कहा गया कि आप वर्कआउट करिए, आप नहीं कर रहे हो, मोटे हो गए हो, दौड़ने लायक नहीं, आप बिल्कुल आप कैपेबल नहीं बचे हो, अब क्या करेगा वो कंपलसरी रिटायरमेंट कर देगा।
अब मोटे हो गए, चल नहीं पा रहे हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नौकरी किए जा रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट आया कोई तेज तर्रार मुख्यमंत्री ने कहा सबको बाहर करो। अभी बीच में आया था कि अगर इससे ज्यादा किसी का अगर पेट है उनको सबको बाहर करो। तो अगर वो कर दे रहा है तो आप कोर्ट में जाके ये कहो कि साहब अरे हमारी तो ये बच्ची हुई है, बाल बच्चे क्या करेंगे, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वो धारा 2 के अधीन उसको अपनी इफिशियंसी को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वो आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट को पनिशमेंट माना जाए कि नहीं नहीं माना नहीं जाएगा। कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है वो पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि हाँ क्योंकि इसमें भी आपको कंपल्सरी उसमें होता क्या, देखो कि यहाँ पे दंड कब होता है पता है? दंडात्मक एक्टिविटीज तब होती हैं जब आपको वार्निंग न दी जाए और आपका कंडक्ट ऐसा है, ठीक है, कि आपको बस कहा गया कि मिस्टर आपने ये काम किया, अब आपने कहा नहीं सर हमने नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि आपने नहीं किया? बात तो आपकी आ रही, तो आपको हमने टर्मिनेट कर दी, तो दंड स्वरूप आप बाहर रही है, सस्पेंड। तो उसमें नेचुरल जस्टिस डिपार्टमेंटल है, वो नेचुरल जस्टिस का। अब वो कोर्ट जब जाएगा तब वहां पे अगर कोर्ट सुन के नहीं करती तब नेचुरल जस्टिस कानून होगा, डिपार्टमेंटल उसमें नहीं होता है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंटल उसमें नेचुरल जस्टिस देखे लगेंगे तो फिर तो होगा ना साहब। तो उसमें भी बोलता ना कि सब जो अब आपके सामने वो गवाही तो नहीं देगा, आप कौन होते हो हमसे साक्ष्य लेने वाले, ये भी तो बोल सकता है, साक्ष्य हमने कोर्ट में देंगे, अब हमको कोर्ट भेजिए। तो फिर नेचुरल जस्टिस वहां पे आपने पूछा था इनसे तो बोलेगा हाँ साहब हमने इनको इन्फॉर्म किया, इसीलिए नोटिस थमाई जाती है ना, नोटिस दी जाती है ना। अगर नोटिस नहीं दी जाएगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा टर्मिनेशन हो गया? सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल सुनवाई होगी, क्यों नहीं होगी? तो तभी तो आया ये मामला। फिर इसी में एक गुरदवाल बनाम राज्य का मामला था। इसमें यह था कि अनिवार्य अवकाश संबंधी व्यवस्था में प्रशासनिक निर्देशों का उद्देश्य ये होता है कि उपयुक्त अधिकारी इन्हीं निर्देशों के अनुसरण में कोई निर्णय ले। नहीं, एप्रोप्रिएट ऑफिसर जो होता है, जैसे आपको अनिवार्य अवकाश चाहिए, अब अनिवार्य अवकाश बहुत सी जगहों पे हो सकता है, किसी की मौत हो गई, कुछ भी हो गया है ना, जाना ही जाना है, कंपल्सन है, तो वहां पे जो एप्रोप्रिएट ऑफिसर होता है वो उसके निर्देशों के अनुसार आपको 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी परमिटेड किया गया है उसके अनुसार आपको चलना है, ठीक है। और अगर आप नहीं चलते हो तो कंपलसरी कर दिया जाए फिर आपका। गुरदयाल बनाम स्टेट, शर्त ये है कि ये जो कंपलसरी रिटायरमेंट हो रहा है 2-3 बातें नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला तो मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरा ये है कि कोई इसमें किसी के प्रति जो जेलस, ईर्ष्या जिसको बोलते हैं, जलन, वो नहीं होनी चाहिए। यानी जिसको कहते हैं ना टारगेटेड बंदा, जिसको टारगेटेड बंदा अगर ने टारगेट पे ले लिया कि तुमको अब कराएंगे तो कराएंगे, तो इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तभी, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, मिस जो मैलाफाइड इंटेंशन है वो नहीं होना चाहिए और जेलस नहीं होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में है, जरूरत है आपको हम बाहर कर नहीं रखेंगे, ठीक है। जिसको छटनी बोला जाता है सीधी भाषा में, जैसे कंपनियों में छटनी होती, जरूरत नहीं है बात, तो वो जरूरत नहीं यहाँ पे, पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरत नहीं है या पब्लिक इंटरेस्ट में आप काम करने के योग्य। जैसे अभी कल ही के प्रकरण में था, एक कांस्टेबल महिला, 2 पुरुष, एक कांस्टेबल मतलब है, दोनों हस्बैंड वाइफ, यानी कि ए बी और सी, ये तीनों किस पद पे है? कांस्टेबल पद पे है। ए वाइफ किसकी है? बी की, ठीक है, वाइफ ऑफ बी, तो ये हस्बैंड और वाइफ हो गए, है ना। अब इसकी वाइफ का जो अफेयर है वो सी से है,
इसने उसको इस कंडीशन में देख लिया, डिपार्टमेंट में बवाल हो गया, रंगे हाथों पकड़े गए। अब डिपार्टमेंट में बवाल हुआ तो पुलिस मैंने भी क्या कहा कि कंडक्ट जो होता है वो पाक साफ होना चाहिए आपको। तीनों को क्या किया, टर्मिनेट, तीनों गए इसमें। अब इसमें हस्बैंड का क्या दोस्त था, अच्छा बताओ, इसमें हस्बैंड का क्या दोस्त है? अब एडल्ट्री भी रिप्लेस कर दी गई, तो अब इनके ऊपर जो चलेगा पुलिस में, जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उसके अनुसार चलेगा कोर्ट में। ठीक है, ये भी कल परसों का प्रकरण था, यूपी का ही। टर्म्स होते हैं सस्पेंशन, रिमूवल, डिसरिमांड और रिडक्शन इन रैंक, ये सब टर्मिनेशन के अंतर्गत ही आते हैं क्या? देखो, रिमूव पूरी तरह से रिमूव कर, टर्मिनेट किया गया है अभी आपको। टर्मिनेशन क्या टर- सस्पेंड हुआ है कि नहीं, सब डिसमिस हुआ है कि नहीं, डिसमिस नहीं हुआ है, ना रिमूव हुआ है ना डिसमिस हुआ। टर्मिनेट अलग है? हाँ, टर्मिनेट हुआ, अभी उसकी दिशा मोड़ी गई है, अभी इनका मुकदमा चलेगा। ठीक है, अब जिसके तहत ले जाएंगे ये सस्पेंड हो गए, तो सस्पेंड हो गए, ये सब तीनों सस्पेंड हो गए। तो सस्पेंड में नौकरी नहीं जाती, आपकी सेवा शर्तें जो होती है वो कम हो जाती है। नो वर्क नो पे की तरह होता है कि आधा मिलेगा इनको सैलरी, आधी सैलरी इनको मिलती रहेगी, सस्पेंड रहेंगे, काम से मुक्त रहेंगे। बढ़िया है, क्या दिक्कत है? बहाल होंगे तो पूरी मिल जाएगी, जुड़ के मिलेगी पूरी। अगर हाँ, हाँ, तो प्रमोशन फिर कहाँ पे होगा ना, ऐसे लोगों को प्रमोशन करके क्या करोगे? तो नहीं, बहुत सी चीजें होती हैं उसमें भी। तो ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये होता है कि वही बात है ना कि पुलिस बल के ऊपर कलंक नहीं लगना चाहिए। जैसे बहुत से दरोगा होते हैं, दारू इतना पी लेते हैं पब्लिक प्लेस पे, नाचने गाने लगते हैं, तो डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। और डिसिप्लिन के बारे में जो एक्शन लेगा वो डिपार्टमेंट लेगा। ठीक, तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो होगी वो डिपार्टमेंट करेगा। और उसके बाद अगर आपके नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में फिर आपको सुनवाई होगी प्रॉपर वे में। अगर लगता है कि आपका टर्मिनेशन गलत हुआ है, सस्पेंशन गलत हुआ है, तो आपको बहाल करने का आदेश देगा और जल्दी देगा कि आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो पुलिस बल के गठन में इतनी बातें हुई, 4 पॉइंट मिले आपको, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट में 4 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट है अब याद हुए कुछ? ठीक, अब कल सवाल जो लिखाया था वो क्या लिखाया था मैंने? तरीके जो इतना पुलिस फोर्स हो रहा है, पुलिस सर्च नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड मेन, जन, हाँ, यही मेन मतलब मेन का मेन में क्या कौन आता है? जन। तो यहाँ पे पहले ये था कि सिर्फ पुरुष ही रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बता, कल यही बात हो रही थी ना कि इसको संशोधित क्यों नहीं किया अभी तक। मेन में क्या वो सिविलियंस को सर अपॉइंट कर देते हाँ, नहीं, हाँ, जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पे उस लोकल के बंदों को भी रख लिया जाता है। हाँ, सब कुछ होता है। और जैसे ही वो रिमूव होगी सिचुएशन, वैसे उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो महिलाओं को पहले पुलिस में नहीं भर्ती किया जाता था, ये तो अभी इधर मुलायम सिंह यादव जब से आए तब से किया गया, इसका इसमें भी वो कर देना चाहिए था। ठीक, फिर उसके बाद 2A आपका इसमें जोड़ा गया है सिविल एविएशन का। उसमें जो कब किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसको? 2001 में। इसको पढ़ लेना, इसमें देखो क्या है। हाँ, उसमें है, दिया है। हाँ, जरूरी है कि पूछ देता है 2001 संशोधन कब से लागू हुआ। जैसे वही जो बताया था ना कि 3 महीने का जो आपका 30 दिन का इंफॉर्मेशन है कि आपको अगर उस में काम नहीं करना जहाँ पे आप पहले से पोस्टेड हो, किसी एयरपोर्ट पे
या किसी हवाई अड्डे पे आप पहले से पोस्टेड हो और वहाँ पे उत्तर प्रदेश की पुलिस आ गई है या उनका बल आ गया है, अब आपको लगता है कि इनके साथ हम नहीं करेंगे, जो भी आपको लग रहा है, तो अगर आपको हटना है तो 30 दिन का आप नोटिस दे दीजिए कि साहब हम नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है, और नौकरी करना है या नहीं करना ये बता दीजिए। तो उसके बाद अगर आपको करना है तो वो आपको मर्ज कर लेंगे, नहीं करना है तो 3 महीने का आपको एडवांस सैलरी देके बाहर कर देंगे। कौन सा? नहीं, वीआरएस नहीं है। जैसे देखो, मान लो ये हमारा एयरपोर्ट है, ठीक है, सिविल एविएशन का पार्ट है, ठीक है। अपने इलाहाबाद में कौन सा है? बमरौली है। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? अंतरराष्ट्रीय बस एक ही है, लखनऊ। बनारस भी तो है। हाँ, और कानपुर, जेवर, जेवर है कि जेवर वो भी है, वो गौतम बुद्ध नगर उसका नाम है ना। और कौन से है? आगरा भी, आगरा देख लेना कि कितने उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंटरनेशनल, कौन कौन से हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन वही जेवर वाला होगा। हाँ हाँ। अच्छा, अयोध्या कोई बनाया? 3 4, ठीक है, बताओ क्या ना। तो ये 5 में अगर, क्योंकि पहले से यहाँ पे सेंट्रल, क्योंकि सिविल एविएशन किसके दायरे में आता है? केंद्र सरकार की सूची में है कि राज्य सरकार की सूची में? जहाज रानी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और एयरपोर्ट वगैरह एयरपोर्ट किसके, कौन से विषय का है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो, ठीक है। सेंट्रल रेलवे किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आरपीएफ जो होती है वो किसकी होती है? राज्य की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अमूमन जितने भी हवाई अड्डे हमारे हैं, वहां पे सीआईएफ का नाम सुना होगा ना। सीआईएफ के जवानों की या सीएसआईएफ के जवानों की, है ना, वो जो इंडस्ट्रियल वाला होता ना, सीएसआईएफ के जवानों की नियुक्ति होती है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट ने 2002 में कहा कि नहीं हम अपने लोगों को रखेंगे, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर जैसे तय हो गया कि भाई 2% आपके रहेंगे, 98% हमारे रहेंगे, तो अब 2% आप रखिए, 98% हम रखते हैं, जैसे रेलवे में होता है। तो अब वहां पे क्या है कि जो 98% स्टेट गवर्नमेंट के आ रहे हैं, अगर वो जो इसमें से केंद्र सरकार के हैं, वो अगर यहाँ करना चाहते हैं, रह रहे हैं, वो अगर इसमें मर्ज होना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेंड होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उनके लिए ये अवसर दिया गया था कि आप इसमें आ सकते हैं, 30 दिन का नोटिस दे दीजिए। आप भगना तो नहीं चाहते हो, यानी यहाँ पे करना चाहते हो, तो 2% में आपको, अगर जैसे होता ना कि कुछ लोग करना तो कह जाएंगे हम नहीं करेंगे, तो अब उतने लोगों से मर्जी ली, मतलब उनकी मर्जी ली जाती है कि आप यहाँ पे रुकोगे या नहीं रुकोगे। तो अगर कह दिया नहीं हम करेंगे यहीं पे, तो उनको 2% में समाहित कर दिया जाएगा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के अपने बल तैनात तैनात हो जाएंगे। ये होता है, ठीक है। तो और अगर जैसे कि नहीं साहब हम अब रिटायर लेना चाहते हैं, हमको नौकरी नहीं करनी, तो कहेगा ठीक है आप 3 महीने की सैलरी लीजिए और चले जाइए। तो ये इसमें, हाँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें अब राज्य सरकार के अधीन हो गई हैं, ठीक है। 5/10/2001 से इफेक्टिव हुआ था, 5 अक्टूबर 2001। नहीं नहीं, ये उसका एक संशोधन हुआ था उसमें,
है। हाँ, सेक्शन 2 में ही। हाँ, ये तो पूरा पूरा सेक्शन ही लाया गया ना अमेंडमेंट करके। उसमें जो इसका कंट्रोलिंग होगा, जो डायरेक्टर होगा इसका, यानी नागरिक उड्डयन विभाग का, उसके प्रशासन का जो डायरेक्टर होगा, वो उसकी शक्तियां जो होंगी वो उत्तर प्रदेश में निहित होंगी। ठीक है, यानी कि महानिदेशक नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश में निहित होगा। ठीक, ये यानी कि यू जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था डायरेक्टर जनरल, उसकी शक्तियों को उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, अब इसमें लिखना क्या है? कल सवाल लिखाए थे ना क्वेश्चन में, उसमें क्या लिखना है? चलिए, हिंदी पहले इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश वाली जल्दी से लिखो, बड़ा टाइम कम है। द मेन ड्यूटी ऑफ द पुलिस, सवाल लिख लेना, अपना आंसर लिखना। द मेन ड्यूटी ऑफ द पुलिस is to maintain peace and order, is to maintain peace and order. The police administration has been entrusted, the police administration has been entrusted with the very broad responsibility, very broad responsibility of law and order. अरे ऑब्जेक्टिव बनाना था, चलो अभी इसको लिख लो, अभी ऑब्जेक्टिव बनाना था इसको, नए नए ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, पुराने नहीं चलेंगे, पुराने चलेंगे लेकिन नए भी आपको साथ में रखना है। लॉ एंड ऑर्डर, पैरा चेंज करना, it is natural to appoint special police, it is natural to appoint special police when required, appointment of police becomes an inevitable, appointment of police becomes an inevitable requirement to prevent the situation of disturbance of peace and order in the society. Disturbance of peace and order in the society. Appointment of a special police is done appointment of a special police is done in the following condition. Number 1, fearing that a riot might break out
fearing that a riot might break out. दूसरा, to deal with a riot situation, to deal with a riot situation. तीसरा, और कौन सा राइट? दंगा, दोनों में वही है, राइट, RIOT, राइट, टू डील विद अ राइट सिचुएशन. थर्ड, द प्रिवेंट breach of the peace caused by assembly, to prevent breach of peace caused by assembly. ठीक, जो अनलॉफुल असेंबली कल पढ़ रहे थे ना, उसी को हिंदी वाले लिखिए, आप लोग याद करिए, तीनों पॉइंट याद करिए आप लोग, पांचों पॉइंट वो याद, 4 पॉइंट वो याद करने हैं, 5 पॉइंट और 3 पॉइंट ये याद करने हैं. अभी सुनते हैं, अभी लिखिएगा. समाज में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यापक जिम्मेदारी व्यापक जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है. व्यापक जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है. जब कभी भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है, तो विशेष पुलिस बल की नियुक्ति निम्न दशाओं में की जा सकती है या निम्न दशाओं में होती है. नंबर 1, जमाव से उत्पन्न शांति भंग के निवारण हेतु उत्पन्न शांति भंग के निवारण हेतु. दूसरा, बलवा होने की संभावनाओं को देखकर नेक्स्ट, दंगा की स्थिति से निपटने के लिए ठीक. ये यही तक रखिएगा, अभी एक पैराग्राफ हुआ, अभी 2-3 पैराग्राफ और है. पॉइंट आउट किसके बारे में? अबाउट द पुलिस एक्ट 1861. कौन सा इनकरेक्ट? पहला ऑप्शन पुलिस एक्ट
एक्ट को ये एक्ट नंबर 5 के नाम से जाना जाता है। पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत प्रेसिडेंसी शामिल है, सही है। ढोर के अंतर्गत कुत्ता, बिल्ली, हिरन शामिल है, गलत। गलत है। गलत। इस एक्ट को अनुमति वायसराय द्वारा दी गई है। कितने लोग गलत सही। किए? सवाल, कितने लोग गलत किए? चुप रहो, वरना तुम सही हो तो सब गलत है। तुम्हारे अलावा और भी कुछ लोग सही बोले थे। ठीक है, वो गवर्नर जनरल है, ठीक है। ये एक्ट नंबर 5 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ इसमें? बी और सी, ठीक। अब अगर मान लो BC। सवाल में पूछता है कि उत्तर प्रदेश, सॉरी, पुलिस एक्ट 1861 के एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है? इस सवाल को भी देख लो, तो सर आ चुके सर। सही क्रम क्या है? मैंने सवाल बोल दिया ना, यानी कि इनका जो सही ऑर्डर है किसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। अब मैं यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया पुलिस, फिर हमने लिखा मजिस्ट्रेट, फिर हमने लिखा जिले का मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो समझ लेना, जिले का मजिस्ट्रेट। फिर हमने लिखा मजिस्ट्रेट, फिर हमने लिखा पुलिस अधीक्षक, फिर हमने लिखा ढोर, फिर हमने लिखा ढोर, फिर मास, फिर लिखा हमने संपत्ति, फिर हमने लिखा मजिस्ट्रेट। कौन सा सही है इसमें? जिले का मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट संपत्ति ढोर। सवाल क्या है? इसका मतलब सवाल नहीं समझ पाए आप लोग। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में शब्दों का सही क्रम क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में? सही क्रम का मतलब होता है ऊपर से नीचे, हाँ। कौन कौन से इसमें सही है? बी और डी दोनों सही है। जिले का मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट है, संपत्ति पहले है कि ढोर पहले है? संपत्ति पहले है ना, फिर ढोर है। हाँ, उसे पूरे क्रम में देखना है आपको, ठीक है, वो नहीं कि एक तरफ से देखना है, उस ऑर्डर क्रम में, ठीक है। ये अब संपत्ति में क्या क्या है?
अवेलेबल सिक्योरिटी बीएनएस में कहाँ पे, कल बताया था ना, 2 अवेलेबल 231 में, और मूवेबल कहाँ पे, 21। और पुलिस बल को जो भूमि से संबंधित जो अपराध को रोकना है वो कहाँ पे है, भूमि से संबंधित कल आया था पुलिस बल के काम में, किस में रोकना है, भूमि से जल से संबंधित विवाद जो होता है मजिस्ट्रेट को रोकने का राइट है बीएनएसएस में, कहाँ पे, हाँ अब हो गया 64 65, पहले 145 146, ठीक, ठीक है, 10 बज गया, अब सर आएंगे अभी। अभी आप लोग दोबारा ज्वाइन करिएगा, ठीक है, 2-3 मिनट बाद, ठीक है, सर आ जाए तो फिर ज्वाइन करिएगा।